मरीज बनता है उसके पहले की बात हम सोचें। तो दिन को जो कार्य करना है वो रात को करते ही, रात को कार्य करना है वो दिन को करते ही। आंवला में कितना खट्टापन है, कितना वह साइट्रिक एसिड है भैया, क्योंकि इसका जो खट्टापन है तो उसका कोई ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जिसके कारण जब हम च्यवनप्राश खाते हैं तो कई फार्मेसियों का च्यवनप्राश ज्यादा खट्टा होता है, कई फार्मेसियों का च्यवनप्राश थोड़ा बहुत मीठा होता है। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन, इट इज ए क्वालिटी मेडिसिन जी। हम 1 रुपया की जायदाद बिना हमारी दवाइयां बेचते हैं, और जो दवाइयां हम बनाते हैं जिस रोग के ऊपर बनाते हैं उस रोग के लिए बहुत ही असरकारक औषधियां हैं। कि गरुड़ पुराण में विषतंत्र है। विषतंत्र, हाँ, अच्छा। विष का सही उपयोग, अच्छा उपयोग, खराब उपयोग का बहुत वर्णन उसमें है, मगर जो भी है वह गूढ़ लिपि में है। आयुर्वेद के बारे में बेहद गूढ़ जानकारी देने वाले ये भुवनेश्वरी पीठ के आचार्य श्री घनश्याम जी हैं। वही घनश्याम जी जिनका गिर गौ संवर्धन पर 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वही घनश्याम जी जिनके भुवनेश्वरी पीठ के नंदी देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। माटी इंडिया ने घनश्याम जी से वैद्य परंपरा और उनके यहाँ बनने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन पर विस्तार से बात की है। भुवनेश्वरी पीठ में लगभग 120 साल पुरानी आयुर्वेदिक फार्मेसी है, जिसमें आज भी लोग पीढ़ियों से दवाएं बना रहे हैं। जानकारी से भरपूर इस इंटरव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे कहूंगा, माटी इंडिया के इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जय गौ माता। आज गोंडल में हूँ और भुवनेश्वरी पीठ के आचार्य और परम पूज्य घनश्याम जी हमारे साथ हैं, और इनकी जो परंपरा रही है वो वैद्य परंपरा रही है। पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे और अंग्रेजों के ज़माने में भी बहुत प्रसिद्ध रहे। तो आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गायों के परम भक्त स्वामी जी से मैं बात करना चाहता हूं और आयुर्वेद विषय पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि एलोपैथ के ज़माने में आयुर्वेद कहीं न कहीं लोग भूलते जा रहे हैं उस पद्धति को। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे थोड़ा चिंता रहती है कि लोग क्यों आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, क्यों ऐसा लोग आयुर्वेद के जरिए इलाज क्यों नहीं करवाते। आयुर्वेद और एलोपैथी की हम तुलना करें तो मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं वह धीरे धीरे असर करती है। सर्वप्रथम पथ्य अपथ्य, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऐसे हमारे शास्त्र में और हमारे आयुर्वेद में हर प्रकार से ऐसे कौन सी ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी ऋतु में दिन को कैसी दिनचर्या होगी, इसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। मगर जो गतिशील जमाना आ गया तो मैं भी याद कर रहा हूँ, 40 की साल में याद कर रहा हूँ, 50 की साल याद कर रहा हूँ, 60 याद कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आम जनता लोगों का विश्वास आयुर्वेद में कम हो रहा है
और उसके साथ साथ उनकी धीरज भी कम हो रही है, जी क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक हर्ब्स ये धीरे धीरे असर करता है। सबसे पहले तो जब कोई भी मरीज बनता है उसके पहले की बात हम सोचें। जी जो दिन को जो कार्य करना है वो रात को करते ही, रात को कार्य करना है वो दिन को करते ही। सोने का कभी ठिकाना नहीं रहता, खान पान का ठिकाना नहीं रहता, और हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह प्लेन में जाते रहते हैं, ट्रेन में जाते रहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते आते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो भोजन करने बैठते हैं जी तो भोजन क्या खाना क्या नहीं खाना, उस शरीर को, अपने शरीर को क्या अनुकूल है, वो क्या खाना कितना खाना, कौन सी ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये जो विवेक है वह लोग भूल जाते हैं। तो फिर ठंड की सीजन में ऐसा ठंडी चीज खाते हैं, और ठंड की चीज में बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर रहते हैं, और इस तरह से जो जिस तरह से उनका पूरा दिन बीता जा रहा है उससे, और अभी इस जमाने में भी ये पॉल्यूशन के जमाने में जो जितना वजह सब्जी वगैरह बनता है, जो अनाज वगैरह पकता है, तो ऐसे ऐसे केमिकल वाले या पेस्टिसाइड का उपयोग होता रहा है। तो उसकी वजह से लोगों में कई कई प्रकार के नए नए रोग जी आते जाते रहते हैं। अच्छा जी, कहीं इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि जैसे एलोपैथ में बहुत रिसर्च हुआ, बहुत टाइम दिया है, जबकि आयुर्वेद में सरकारों ने या फिर मौजूदा जितने भी संस्थान बन रहे हैं उतना रिसर्च नहीं हुआ कि कितना ये जल्दी असर कर सकता है आयुर्वेद? क्या आप ऐसा मानते हैं ऐसा इस विषय पर? ये भैया अमृत कौर करके हेल्थ मिनिस्टर थी, जी तो उस जमाने में जब तक कांग्रेस ने भी कई सालों तक आयुर्वेद को इतना वजन नहीं दिया, आयुर्वेद के लिए जो भी करना चाहिए, रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो भी करना चाहिए वो कुछ नहीं किया। गुजरात ने सबसे पहले, भारत में सबसे पहले गुजरात में आयुर्वेदिक फार्माकोपिया बना, और गुजरात में सर्वप्रथम जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तब से लेकर धीरे 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 आयुर्वेद के लिए शुभ दिन शुरू हो गए। तो आज हम देख रहे हैं कि आयुष में भी आयुर्वेद के लिए काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ करना चाहिए जो कर रहे हैं। मगर जिस तरह से कौन से औषध के प्लांट में कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वह उसका कोई ऐसे रिसर्च नहीं होता। अलग अलग जगह पर अलग अलग आंवला बनता है, तो आंवला में कितना खट्टापन है, कितना वह साइट्रिक एसिड है, क्योंकि इसका जो खट्टापन है तो उसका कोई ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जिसके कारण जब हम च्यवनप्राश खाते हैं तो कई फार्मेसियों का च्यवनप्राश ज्यादा खट्टा होता है, कई फार्मेसियों का च्यवनप्राश थोड़ा बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है। जी तो इस तरह से बिकॉज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, तो ये सब ऐसी बातें हो रही है। और रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन, जी जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जी उसमें रिसर्च करके उन्होंने जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में जितने इंग्रेडिएंट हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया। उसी तरह से आईपी इंडियन फार्माकोपिया ने भी इंडियन जितने भी केमिकल हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया। इसी तरह से
सबसे पहले तो जो औषधि आयुर्वेदिक कास्ट औषधियाँ हैं उनका ये स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और ये कोई एक आदमी, एक फार्मेसी, एक कंपनी का ये कोई काम नहीं है। ये तो लंबे समय तक अगर इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, काफ़ी खर्च किया जाए, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय किया जाए और वैज्ञानिक ढंग से अगर इसके बारे में रिसर्च हो, उसके बाद ही हम आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बना पाएंगे। तो और जब ये आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बना पाएंगे, उसके बाद अगर वैद्य अच्छी तरह से नाड़ी निदान करके जो दर्दी है उनका दर्द का निदान करके और उसको सही मात्रा में कौन सा औषध दिया जाए, अगर वैद्य यूनिवर्सिटियों में जब सिखाया जाएगा तभी आयुर्वेद का उद्धार होगा। नहीं तो फिर आजकल जो भारत का ये आयुर्वेद का एक अच्छी तरह से का अपना खजाना है और हमारी एसेट है, तो ये कई विदेश में भी अभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ धीरे धीरे बन रही हैं, मगर वह कितनी स्टैंडर्डाइज है वो पता नहीं है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, आपका तो पुराना पिताजी भी मशहूर वैद्य रहे, तो मैं भी देख रहा था ऊपर एक 1942 का एक प्रशस्ति पत्र लगा है लाहौर का, तो वो उनका क्या रहा इतिहास और आज कहाँ भुवनेश्वरी पीठ उन आयुर्वेदिक दवाइयों को किस हिसाब से बनाता है? हम रहे आयुर्वेद के बारे में, हमारे पिताजी राजवैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री, हम 3 स्टेट के राजवैद्य थे, गोंडल, वीरपुर और राजकोट। उस जमाने में 1910 में 1904 में हम यहाँ रहने के लिए आ गए थे और फार्मेसी की स्थापना की। तो सबसे सर्वप्रथम हमारे अतिथि रहे सयाजी राव गायकवाड़, उस 1906 में यहाँ आए। उसके बाद तिलक और गोखले 1907-08 में आए। वह यहाँ फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए उनको डोनेशन के लिए महाराजा साहब के पास हमारे पिताजी लेके गए और उस जमाने में महाराजा साहब ने 1 लाख रुपया डोनेशन 1908 में दिया। उसके बाद 1915 में गांधी जी भी यहाँ आए और उसको महात्मा की पदवी दान यही इसी जगह पर, इसी कंपाउंड में दिया गया। 1920 में महाराजा साहब शांति निकेतन गए, पर मगर कोई ना कोई कारण से वह डोनेशन देना भूल गए। तो 1925 में 24-25 में रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहीं आए और उनको महाराजा साहब ने काफ़ी बड़ी रकम डोनेशन के रूप में, दान के रूप में दी थी। इस तरह से उसके बाद, उसके पहले जो भी राजस्थान, गुजरात और देश विदेश के जितने भी लोग यहाँ आते जाते थे, तो उनकी सारवार के लिए, आयुर्वेदिक सारवार के लिए उस समय तो कोई एलोपैथी था नहीं, तो यहाँ हमारी फार्मेसी की दवाइयाँ अत्यंत उपयोगी असरकारक औषधियाँ के लिए लोग यहाँ आते थे और कई लोग यहाँ रहते थे और स्वस्थ होते हुए उन्हें यहाँ से जाते थे। तो ये पुराने ज़माने की बात है जी। तो उसके बाद जब भगवती भुवनेश्वरी की स्थापना हुई जी। तो आचार्य जी राजवैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री जी। उन्होंने संन्यास ले लिया और आचार्य श्री चंद्रसेन महाराज के नाम से खूब प्रसिद्ध हुए। और यहाँ का हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी था जी। वह भी इतना प्रख्यात था, तो कई देश विदेश से लोग यहाँ ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के लिए भी
देखने के लिए भी आते थे। अभी यही पूरा वो जो हमारा संग्रह है वह सब हमने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर को दे दिया है। उसमें जितना भी आचार्य जी ने जो अनुसंधान संशोधन किया जी उसमें कई आयुर्वेद के पुस्तक उनके नाम पर है, जी और उससे भी जो ज़्यादा बढ़तर बात हुई तो ये है कि जो हम पॉपुलर गीता में 700 श्लोक हम पढ़ते हैं, जी तो ये 745 श्लोक 45 श्लोक ज़्यादा उन्होंने पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, हमारी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है, उन्होंने ढूंढ निकाले और उसमें से उन्होंने भगवद गीता के 45 श्लोक ज़्यादा संशोधित किया और पब्लिश किया। उसी तरह से यज्ञफलम, जी भास के अन्य नाटक साउथ में से निकले, मैन्युस्क्रिप्ट्स निकले, जी मगर भास का जो यज्ञफलम है वो यहाँ से हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स उनका निकला, जी। और वह अभी एमए के कोर्स में कई यूनिवर्सिटियों ने रिकग्नाइज किए हुए हैं। तो इस तरह से कई ऐसे संशोधन हैं जो उस जमाने में जी और आज तक इस जमाने में भी ऐसा कोई उनका संशोधन हुआ है, उसके बाद कई नई बुकें पब्लिश हुई नहीं है। लाइक रसेंद्र मंगलम करके एक पारद का मर्क्यूरी के ऊपर एक नागार्जुन करके कोई एक बंगाली साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लिखा था। तो फिर ये जो अपना रसेंद्र मंगलम है उसका भी मैन्युस्क्रिप्ट यहीं से बस एक मेरा निकला हुआ था। आखिरी और जी। जब बहुत वृद्ध हो गए, जी 108 उम्र के बाद 108 उम्र के बाद वह देहांत हुआ अच्छा उनका। वाह पर मगर उसके पहले 5 वर्ष पहले जी जो थोड़ा बहुत स्वस्थ थे, हाँ, तो वह हमें हमेशा बता रहे थे जी कि गरुड़ पुराण में विषतंत्र है। विषतंत्र हाँ, अच्छा विष का सही उपयोग, अच्छा उपयोग, खराब उपयोग का बहुत वर्णन उसमें है, मगर जो भी है वह गूढ़ लिपि में है, समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है। मगर फिर भी जब तक उनका आयु रहा, आयुष्य रहा, तब तक उन्होंने उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था वह भी हमारे पास अभी भी है, और हम उनके ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर से कोई बुक नहीं लिख पाए, पब्लिश नहीं कर पाए। तो अभी भुवनेश्वरी पीठ कितने तरह की क्या बनाता है दवाइयों में, अगर आप फार्मेसी पुरानी है बता? हाँ, तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन, जी इट्स ए क्वालिटी मेडिसिन। जी हम 1 रुपया की जायदाद बिना हमारी दवाइयाँ बेचते हैं, और जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, जिस रोग के ऊपर बनाते हैं, उस रोग के लिए बहुत ही असरकारक औषधियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास 1904 से स्टाफ है, और जितना भी स्टाफ है हमारा, वह जो आदमी ये भट्टीखाना में काम करता था, उसका लड़का ही वही काम करता है। तो इस तरह से जो पुराना स्टाफ भी अभी यहाँ भी 50-50 साल से पुराने लोग यहाँ का इस फार्मेसी में काम कर रही है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, वह ट्रेडिशनल मेडिसिन जिस तरह से शास्त्र में लिखा है उसी की तरह यहाँ सब औषधियों का निर्माण होता है। मगर जब निर्माण हो गया, उसके बाद जब उसको पैकिंग डिपार्टमेंट जाता है, उसके पहले उसको कोई लिक्विड है, कफ सिरप वगैरह, कहीं टेबलेट्स है, ऐसे सब टेबलेट और सिरप पाउडर के फॉर्म में सब दवाइयाँ बनती हैं यहाँ। तो ये आचार्य जी थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा हिस्ट्री भी बताई और आयुर्वेद की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आचार्य जी। नमस्कार।